अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का लेक्चर 6। लेक्चर 5 में हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इम्प्लीमेंट किया एंकर टैग और उसके एट्रीब्यूट्स को, एंड इसके साथ साथ इमेजेस कैसे लगाते हैं अपने वेब पेज पर, टेक्स्ट को बोल्ड एंड इटैलिक कैसे करते हैं, एंड लास्ट में सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने लेक्चर 5 नहीं देखा तो लेक्चर 5 देखने के लिए ऊपर आई के बटन को क्लिक करके लेक्चर 5 देख लें। लेक्चर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी नोटिफिकेशन बार में मिलता रहेगा। लेक्चर 6 में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कमेंट्स क्या होते हैं एंड उनको यूज़ कैसे करते हैं। सेकेंडली, फेव आइकन क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। थर्ड, हम देखेंगे HTML लिस्ट के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। जैसा कि आपको इस बात का नॉलेज है कि हम हर वीडियो में प्रोग्रामिंग के साथ साथ एक कंप्यूटर ट्रिक को भी सीखते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कंप्यूटर ट्रिक के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ लेक्चर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेक्चर 6 की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड के शॉर्टकट को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब हमने जो फ़ोल्डर बनाया था अपने डेस्कटॉप के ऊपर वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के नाम से, अगर तो आपका ये फ़ोल्डर ओपन नहीं है विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आप ओपन कर लें फाइल, ओपन फ़ोल्डर और उस फ़ोल्डर का पाथ दे दें। चाहे आपने फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है या फिर डी या फिर ई में, कहीं भी रखा हुआ है वहाँ से आप इसका पाथ दे दें। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो मैंने डेस्कटॉप पे पाथ दिया और सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दिया। तो हमारा फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ओपन हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है हम लेक्चर 6 की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, फेव आइकन को कैसे यूज़ करते हैं और फेव आइकन क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे HTML लिस्ट के बारे में और लिस्ट कितनी टाइप्स की होती हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एक नई HTML की फ़ाइल बनाते हैं। इस आइकन को क्लिक करेंगे न्यू फ़ाइल और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम रखते हैं lecture6.html। तो हमारी ये फ़ाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो पे बिल्कुल नए आए हैं और आपको HTML स्ट्रक्चर के बारे में या फिर HTML बेसिक्स के बारे में नहीं पता, तो ऊपर आई के बटन को क्लिक करके आप बेसिक्स के बारे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं HTML का बेसिक कोड लिखता हूँ। तो मेरा HTML का बेसिक कोड रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि HTML कमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली HTML कमेंट्स ये होते हैं कि आप जो भी कोड या फिर जो भी लाइन लिखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर या फिर IDE के अंदर, अगर उस लाइन को जो आप चाह रहे हैं कि ब्राउज़र के ऊपर शो ना हो, हम लोग उसको कमेंट्स के बीच में लिखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, P का टैग डाला और इसके अंदर लिखता हूँ HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। अभी ये सिंपल पैराग्राफ लिखा है, मैंने इसको कमेंट नहीं किया। तो हम ब्राउज़र पे चलते हैं, lecture6.html को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये जो पैराग्राफ लिखा है ये अभी शो हो रहा है। क्योंकि हमने इसको अभी कमेंट नहीं किया। तो कमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैराग्राफ जो हमने लिखा वो शो होगा, और जब हम इसको कमेंट कर देंगे तो ये फिर हमारे ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं होगा। चले चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर चेक करते हैं अपने पैराग्राफ को। तो जहाँ पर लेक्चर 6 की HTML फ़ाइल पड़ी हुई है, हम उसको ओपन करते हैं ब्राउज़र पर, इसको डबल क्लिक किया, तो हमारा जो हमने पैराग्राफ लिखा था अपने lecture6.html फ़ाइल के अंदर, तो हमारा पैराग्राफ शो हो रहा है। अब चेक करते हैं इसको कमेंट करके। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कमेंट। अब कमेंट करने का सिंटैक्स ये है कि हम एंगल ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालते हैं, उसके बाद 2 हाइफ़न या फिर 2 डैशेज़ डालते हैं। अब इसके बीच में हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा एज़ अ कमेंट कंसीडर किया जाएगा और वो हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसका सिंटैक्स एक बार दोबारा देख लें। इसकी स्टार्टिंग होती है एंगल ब्रैकेट से, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, उसके बाद 2 हाइफ़न या फिर 2 डैशेज़ आती हैं। उसके बीच में हम जो भी कोड लिखेंगे या जो भी लाइन लिखेंगे या फिर कुछ भी लिखेंगे, हेडिंग होगी, व्हाटएवर जो भी आप चाहें, उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो एज़ अ कमेंट कंसीडर होगा। और इस कमेंट के टैग को बंद करने के लिए
हम आखिर में जहाँ पर हमने कमेंट ख़त्म करना है, फिर से दोबारा 2 डैशेज़ या फिर हाइफ़न डालेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। तो हमारी ये चीज़ कमेंट में कंसिडर होगी। अब हम चलते हैं वेब ब्राउज़र के ऊपर और चेक करते हैं कि हमारा कमेंट कि जो हमने पैराग्राफ को कमेंट किया वो वेब ब्राउज़र पर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ऑब्वियसली इसको नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया है। अब चलते हैं ब्राउज़र पर और पेज को रिफ्रेश करते हैं। मैं इस पेज को रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं कि जो हमने कमेंट किया था, वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो भी आप कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, वो ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होगी। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ पैराग्राफ को और एक दफ़ा नीचे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर लिखता हूँ दिस पैराग्राफ इज़ नॉट कमेंटेड। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पैराग्राफ कमेंट नहीं हुआ हुआ, तो ये वाला पैराग्राफ हमारे ब्राउज़र के ऊपर शो होगा। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं, पेज को रिफ्रेश किया। आप देख रहे हैं कि कोड के अंदर मैंने 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। पहली लाइन कमेंट की हुई है, जो कि ब्राउज़र के ऊपर शो नहीं हुई। और दूसरी लाइन मैंने विदाउट कमेंट लिखी है जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है दिस पैराग्राफ इज़ नॉट कमेंटेड। तो वो लाइन हमारे पास शो हो रही है। तो उम्मीद है कि कमेंट का बेसिक कांसेप्ट आपको मिल चुका है। अब कमेंट का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग जब भी कोड करते हैं, उसके अंदर हम अपने लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड या फिर ये वाली लाइन मैंने किस लिए लिखी। क्योंकि जब आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आप लोग अपनी वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो वो सम टाइम ये होता है कि आपका कोड जो है वो 20,000 लाइन्स तक भी चला जाता है। तो अगर आपने कोई कोड लिखा हुआ है 20,000 लाइनों का, तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि लाइन नंबर 20 में मैंने क्या किया था, लाइन नंबर 15 का क्या मतलब है, लाइन नंबर 125 का क्या मतलब है, लाइन नंबर 1058 का क्या मतलब है। तो उसको याद रखने के लिए अपने आप के लिए रिमाइंडर्स या फिर नोटिफ़िकेशन के लिए हम कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि एक पेज पर या एक वेबसाइट पर मल्टीपल लोग अगर अगर काम कर रहे होते हैं, तो कुछ कोड मैंने किया और कुछ किसी और ने किया। अब जो मैंने कोड किया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है कि मैंने क्या किया। उसकी लॉजिक, उसके अंदर जो-जो चीज़ें मैंने यूज़ की और उन चीज़ों को क्यों यूज़ किया, अगर मैं उसको एज़ अ कमेंट कर दूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट किया कि दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी दूसरा बंदा आएगा काम करने के लिए मेरी इस फ़ाइल के ऊपर या फिर कोई और इस कोड को देखना चाहेगा, तो उसको ईज़िली पता चल जाएगा कि इस लाइन ये जो हमने लिखी है लाइन, इसका क्या मकसद है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कमेंट की। यहाँ पर मैं कमेंट डालता हूँ अपने लिए रिमेंबर रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैंने कमेंट डाल दिया कि मैं अपने आप को याद दहानी कराना चाह रहा हूँ कि जब मैं दोबारा से इस कोड को ओपन करूँगा, तो ये जो मैंने कमेंट किया हुआ है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने उस टाइम ये सोचा था कि एक तो पैराग्राफ मैंने डाल दिया। मैंने यहाँ पर ये भी सोचा था कि मैं मज़ीद इसके अंदर और पैराग्राफ ऐड करूँगा। तो अगर मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये फ़ाइल खोलूँगा, जब भी ये मैं अपना कोड खोलूँगा, तो इस लाइन से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा या फिर मुझे याद आ जाएगा कि मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं इस पैराग्राफ के अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करूँगा। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से अपने आप को रिमाइंडर्स दे सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। कमेंट का एक और फीचर ये भी है कि हम अपने कोड को हाइड कर सकते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ कि मैं पहले 3 पैराग्राफ लिखता हूँ और फिर मुझे बाद में ख़्याल आता है कि जो मैंने तीसरा पैराग्राफ लिखा है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। तो आइए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाता हूँ। मैं पहले 3 पैराग्राफ लिख लूँ, तो मेरे 3 पैराग्राफ रेडी हो चुके हैं। तो मैं ब्राउज़र पे आकर ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरा पहला पैराग्राफ ये है, जिसमें मैंने बताया है हाय देयर आई एम मोहम्मद तंजील। दूसरा पैराग्राफ है सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। फिर तीसरे पैराग्राफ में मैंने लिख दिया लाइक एंड शेयर माय वीडियो, यानी कि ये रिपीटिशन हो चुकी है। लाइक एंड शेयर माय वीडियो तीसरे पैराग्राफ में भी है और दूसरे पैराग्राफ में भी मौजूद है, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अब मुझे ख्याल आया कि ये तीसरा जो पैराग्राफ मैंने लिखा है या जो टेक्स्ट लिखा है इसको नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं तीसरे पैराग्राफ को जाकर कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दिया, कमेंट का टैग ओपन किया और यहाँ पर लास्ट में कमेंट का टैग बंद कर दिया। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये लाइक एंड शेयर माय वीडियो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसको मैंने पेज को रिफ्रेश किया और तीसरा पैराग्राफ हमारा हाइड हो चुका है। एक तो तरीका ये होता है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है आप उसको सिरे से ही हटा दें, उसको मिटा दें और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई काम कर लिया है तो आप उसको कमेंट कर दें, ताकि बाद में आप लोग उसको रीयूज़ कर सकें अगर यूज़ करना है तो। अगर आप मिटा देंगे तो आप उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। तो बेहतर प्रैक्टिस यही होती है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपने अगर कोई भी चीज़ लिख ली है, उसको कभी भी ख़त्म नहीं करना।
खत्म बिल्कुल भी नहीं करना, आपने उसको कमेंट कर देना है, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये वाला काम भी किया था, लेकिन फिल वक़्त मैं ये वाला काम नहीं कर रहा, उसकी बजाय मैं कोई और काम कर रहा हूँ। तो जो नहीं काम करना उसको आपने कमेंट कर देना है। अभी मैंने आपको बताया वो मैंने बताया सिंगल लाइन कमेंट। ये एक लाइन में यानी कि टैग शुरू किया कमेंट करने का और उसी लाइन में टैग को बंद कर दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ कमेंट कर दूँ, मैं इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ को कमेंट कर दूँ। तो कमेंट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है जो सिंगल लाइन के लिए होता है। जहाँ से कमेंट स्टार्ट करना है वहाँ से हम लोग एंगल ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, उसके बाद 2 डैशेज़ और लास्ट में जहाँ पर मैंने कमेंट खत्म करना है, वहाँ पर जाके मैं ये इसके टैग क्लोज़ कर दूँगा। अब ये पूरी लाइन्स यानी मल्टीपल लाइन जो हैं वो कमेंट हो चुकी हैं। तो आपने देखा कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं और मल्टी लाइन कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको कमेंट की समझ आ चुकी होगी। जैसे-जैसे हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में आगे जाते रहेंगे, तो हम मुख्तलिफ जगह पर कमेंट्स को यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने से आपको मज़ीद अंदाज़ा होता जाएगा कि कमेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेव आइकन के बारे में। फेव आइकन क्या होता है? फेव आइकन होता है एक छोटी इमेज जो आपके टाइटल के साथ लेफ्ट साइड पे होती है। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब का फेव आइकन ये है। गूगल की बात करूँ तो गूगल का फेव आइकन ये है। अगर मैं क्रिक इन्फो की बात करूँ तो उसका फेव आइकन ये है। तो आप देख रहे हैं कि टाइटल के साथ लेफ्ट साइड पे जो भी इमेज होती है उसको हम फेव आइकन कहते हैं। नॉर्मली जो फेव आइकन का साइज़ होता है वो होता है 16 बाय 16 पिक्सल। यानी कि आपने कोई भी पिक्चर अगर एज़ अ फेव आइकन यूज़ करनी है, जो आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या फिर आपके वेब पेज के ऊपर जो टाइटल है उसके साथ शो हो, उसकी लेफ्ट साइड पे शो हो, तो वो हम लोग फेव आइकन के थ्रू शो कराएँगे। और उसका जो मैंने आपको साइज़ बताया, डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 16 बाय 16 का। तो जैसा कि फेव आइकन शो होता है टाइटल के अंदर, मतलब कि हेड में। तो फेव आइकन को लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेड के अंदर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि फेव आइकन किसका हिस्सा होता है, फेव आइकन हिस्सा होता है हेड का। तो फेव आइकन लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी 16 बाय 16 पिक्सल का अपना फेव आइकन बनाया हुआ है, जो कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के फ़ोल्डर के अंदर जो इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया था लास्ट लेक्चर में, उसी के अंदर मैंने 16 बाय 16 का, आप देख रहे हैं कि डायमेंशन इसकी आ रही है 16 बाय 16 और आइटम टाइप इसकी है पीएनजी फाइल। तो फेव आइकन के नाम से मैंने 16 बाय 16 पिक्सल का फेव आइकन तैयार करके रखा हुआ है। तो आप इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। यहाँ पर हम एक टैग लगाएँगे लिंक का। अब लिंक का टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। यानी कि ये सिंगुलर टैग होता है, इसकी कोई अलग से क्लोजिंग नहीं होती। ये खुलता है और लास्ट में बंद होता है। तो फेव आइकन लगाने के लिए अपने वेब पेज के ऊपर हम लोग लिंक का टैग ओपन करते हैं। अब ये लिंक का टैग जो होता है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसकी कोई अलग से क्लोजिंग नहीं होती। तो लिंक का टैग ओपन किया। अब विजुअल स्टूडियो कोड में आप देख रहे हैं कि वो आपको सजेशन दे रहा है। अब यहाँ पर हम रेल का टैग लगाते हैं, रेल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, रेल इक्वल टू, यहाँ पर हम बताएँगे कि हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं। हम बेसिकली एक आइकन को यूज़ करने वाले हैं, जो आइकन हम टाइटल के साथ शो कराना चाहते हैं। यहाँ पर हम इसको बताएँगे कि हम आइकन को लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा आइकन, उसके बाद नेक्स्ट हम बताएँगे कि इसकी टाइप क्या है। ये जो आइकन हम लगाने वाले हैं उसकी टाइप क्या है, वो इमेज अंडरस्कोर पीएनजी है या फिर इमेज अंडरस्कोर डॉट आइको की फाइल है या जो भी आप इंक्लूड कराना चाहते हैं। अब मेरे केस में जो मैंने फेव आइकन बनाया है वो पीएनजी का है। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप इक्वल टू इमेज स्लैश पीएनजी और लास्ट में मैं इसको पाथ बताऊँगा कि किस पाथ पर मेरा फेव आइकन पड़ा हुआ है। तो href इक्वल टू डबल कोट्स और लास्ट में ये लिंक का टैग बंद हुआ। अब href के अंदर हम लोग वो पाथ बताएँगे जहाँ पर मेरा फेव आइकन पड़ा हुआ है। तो मेरा फेव आइकन वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेजेस स्लैश अपने फेव आइकन का नाम, फेव आइकन डॉट पीएनजी। इस पेज को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। पेज रिफ्रेश करने से पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी फेव आइकन नहीं है। यहाँ पर एक ग्लोब का सिंबल शो हो रहा है या फिर ग्लोब की पिक्चर या फिर आइकन आ रहा है। तो हम जबकि अपना फेव आइकन अपने हेड में इंक्लूड करा चुके हैं, अब हम पेज को करते हैं रिफ्रेश और चेक करते हैं कि हमारा फेव आइकन लगा या नहीं लगा। मैंने पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 प्रेस किया और आप देख रहे हैं कि ये हमारा फेव आइकन लग चुका है।
उम्मीद है कि आपको अपने वेब पेज पर फेव आइकन लगाना आ चुका है। अब नेक्स्ट जिस टॉपिक को हमने इम्प्लीमेंट करना है वो है लिस्ट, एचटीएमएल की लिस्ट। मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ H1 लिस्ट। लिस्ट बेसिकली क्या होती है? लिस्ट होती है रिलेटेड डेटा को ग्रुप करना, यानी सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करने को हम लोग कहते हैं लिस्ट। अब एचटीएमएल में लिस्ट 2 किस्म की होती है, 2 टाइप्स ऑफ एचटीएमएल लिस्ट। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं कमेंट नहीं करूँगा तो ये ब्राउज़र के ऊपर शो होगी। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि लिस्ट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि लिस्ट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। अब आप देख रहे हैं कि कमेंट्स का कैसे यूज़ करना है। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और आपको अब ये याद रहेगा, ये ब्राउज़र पे तो ये शो नहीं होगा टाइप्स ऑफ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 2 टाइप्स ऑफ एचटीएमएल लिस्ट ब्राउज़र पर शो नहीं हो रही। लेकिन जब आप इस वेब पेज को खोलेंगे, जब इस एचटीएमएल फाइल को खोलेंगे तो आपको यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि लिस्ट, ये हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और लिस्ट कितने किस्म की होती है, 2 टाइप्स की लिस्ट होती है। तो आप देख रहे हैं कि कमेंट को कैसे यूज़ करना है। तो पहली लिस्ट जिसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर ना हो। और दूसरी टाइप की लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इन 2 लाइन्स को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं मल्टी लाइन कमेंट करूँ। तो मैंने यहाँ पे कमेंट का टैग स्टार्ट किया और लास्ट में एंड कर दिया। तो यहाँ से आपके लिए ये आसानी हो जाएगी, जब भी आप ये लेक्चर खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिस्ट कितने किस्म की होती है, 2 टाइप्स की। पहली लिस्ट की टाइप है अनऑर्डर्ड और दूसरी लिस्ट की टाइप है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब ये ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, लेकिन हमारी हमारी याद दहानी के लिए, हमें हमें चीज़ों को याद रखने के लिए ये कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो पहली टाइप होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट की, दूसरी टाइप होती है ऑर्डर्ड लिस्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर H3 की हेडिंग डालता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर ना हो। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम लोग 2 टैग्स लिस्ट के अंदर होते हैं। पहला होता है यूएल का टैग, यूएल का टैग ओपन किया और यूएल का टैग बंद किया। अब यूएल से मुराद ये है कि अनऑर्डर्ड, यू से मुराद अनऑर्डर्ड और एल से मुराद लिस्ट। तो इसके आगे मैं कमेंट कर देता हूँ कि यूएल इक्वल टू अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारी ये यूएल का टैग स्टार्ट हुआ, यूएल का टैग बंद हुआ। अब इसके अंदर हमने जितने भी आइटम्स डालने हैं वो हम डालते हैं एलआई के टैग से। एलआई का टैग ओपन हुआ, एलआई का टैग बंद हुआ। इसके बीच में हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारी बन जाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे गेम्स के नाम है, मैं गेम्स के नाम लिखता हूँ क्रिकेट। नेक्स्ट मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुटबॉल और थर्ड नंबर पे मैं लिखता हूँ हॉकी। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चेक करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे नज़र आती है। तो आप देख रहे हैं कि H3 की हेडिंग आई, उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। पहले नंबर पे क्रिकेट, दूसरे नंबर पे फुटबॉल और तीसरे नंबर पे हॉकी। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट आप हमेशा तब यूज़ करते हैं जब आपने जो लिस्ट आप शो कराना चाह रहे हैं उसमें कोई ऑर्डर ना हो। ये ना हो कि ये वाली चीज़ पहले नंबर पे है, ये वाली चीज़ तीसरे नंबर पे है, ये वाली चीज़ चौथे नंबर पे है। तो आपने कोई भी चीज़ लिस्ट में अगर शो करानी है जिसका कोई ऑर्डर ना हो, वो आप यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेकंड हम हेडिंग दोबारा देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। H3 की हेडिंग दी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमने यूज़ किया यूएल। यूएल से क्या पता चल रहा है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसी तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करेंगे ओएल। ओ से मुराद ऑर्डर्ड और एल से मुराद लिस्ट। ये ओएल का टैग स्टार्ट किया, ओएल का टैग बंद किया। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ। अब नेक्स्ट हमने इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आइटम्स डालने हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक और हेडिंग डालता हूँ H4 की और यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप्स टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप देख रहे हैं कि स्टेप्स का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई ऑर्डर होगा, यानी पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। तो स्टेप्स बताने के लिए यहाँ पर मैं डालूँगा एलआई का टैग। एलआई से मुराद लिस्ट आइटम, यानी कि जो हम लिस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला मैं लिखता हूँ सिंटैक्स, यानी कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो उसका हम सिंटैक्स सीखेंगे सबसे पहले। दूसरे नंबर पे मैं इसको कॉपी करता हूँ इसी लिस्ट को। तो ये मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एलआई के अंदर अपने स्टेप्स लिख लिए हैं। पहले स्टेप में सिंटैक्स आना चाहिए, दूसरे स्टेप में लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीसरे में डेटा टाइप्स, चौथे में ऑपरेटर्स और पांचवें में फंक्शंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं दी, यानी पहले नंबर पे ये हो, फिर दूसरे पे ये हो, तीसरे पे ये हो, चौथे पे, कहीं पे 1 2 3 4 नज़र नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं
ब्राउज़र पर और चेक करते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे नज़र आती है। मैं ब्राउज़र के ऊपर आया और पेज को रिफ्रेश किया। मैं ब्राउज़र के ऊपर आया और F5 से पेज को रिफ्रेश किया। आप देख रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट हमने हेडिंग दी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दी हम लोगों ने स्टेप्स टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यहाँ पर ये स्टेप्स शो होना शुरू हो गए। यानी फर्स्ट नंबर पे आपको सिंटैक्स आना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट काम करती है। यानी हमने अगर कोई भी चीज़ किसी ऑर्डर में दिखानी है, तो हम लोग OL का टैग यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको लिस्ट की वर्किंग समझ आ चुकी है, ऑर्डर लिस्ट की भी और अनऑर्डर्ड लिस्ट की भी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट कर लें। HTML वाला नहीं, बल्कि इस बार आपने कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, जो कि मेरी वीडियो के नीचे है। जैसा कि प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग कंप्यूटर ट्रिक को भी सीखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से कौन-सी कीज़ को प्रेस करने से अपना टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो टास्क बार को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट का बटन और एस्केप का बटन आप प्रेस करेंगे, उससे आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। मेरे साथ आप कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करके टास्क मैनेजर ओपन करें, जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूं। तो आपने देखा कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करने से आप इजीली शॉर्टकट की से टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो कमेंट में मुझे बताएं कि आपका टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है या नहीं हुआ। इस वेब सीरीज़ को इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं आपको होमवर्क एक्सरसाइज देता हूँ। तो इस लेक्चर की होमवर्क एक्सरसाइज ये है, आप मुझे बताएं कि आप कौन से टैग को यूज़ करते हुए नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट के टैग को, UL के टैग को, DL के टैग को या फिर OL के टैग को। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो बगैर शर्माए कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर 7 HTML टेबल्स के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे टेबल रोज़ कैसे बनाते हैं और कॉलम्स कैसे बनाते हैं, टेबल को बॉर्डर कैसे देते हैं, टेबल का साइज़ कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।